अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आलमी फौजदारी अदालत ने इस्राईली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बरतानिया में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। अमेरिका एक और तूफान की जद में। और चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, कहां होगी, फैसला नहीं हो सका। जी, ये थी हेडलाइंस। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और ये खबर है इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के हवाले से। एक ऐसा शख्स कि अगर इस सदी के जालिम तरीन लोगों की फहरिस्त बनाई जाए तो ये शख्स उसमें सरे फहरिस्त होगा। और अब इस शख्स के हवाले से क्या हुआ है यह हम आपको बताते हैं। तकरीबन 17,000 से जायद मासूम बच्चों समेत हज़ारों अफराद के कातिल इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आलमी फौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्जाम में साबिक इसराइली वजीर दिफा योआव गैलेंट के वारंट भी जारी कर दिए हैं। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने हक पर मबनी फैसला सुना दिया है। अदालती फैसले के बाद इस बात की तायीद हो गई है, तस्दीक हो गई है कि नेतन्याहू एक आलमी दहशतगर्द है। अदालत ने यह वाजे किया है कि नेतन्याहू और गैलेंट जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए। वाजे सबूत मौजूद हैं कि शहरी आबादी पर हमलों में एहतियात नहीं की गई, भूख को जंगी हथियार बनाया गया। नेतन्याहू के जंगी जराइम में कत्ल, ईज़ा रसानी और दीगर गैर इंसानी सलूक शामिल हैं। अब दूसरी जानिब इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने भी इंसाफ पर मबनी इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनके सरबराहों ने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है। मैं ज़रा आपको ये बताता हूँ कि ये जो फैसला आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, क्योंकि जब ICC जो है वो अपना ये फैसला देता है और किसी के भी खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो होता यह है कि 124 ममालिक हैं जो कि ICC के सिग्नेटरीज हैं, और ये 124 ममालिक इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर वो शख्स जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो उनके मुल्क में आया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब इस हवाले से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कह दिया है कि अगर नेतन्याहू उनकी सरजमीन पर आता है तो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये वो ममालिक हैं कि जिनमें इंसानियत बाकी है कि गलत को गलत कह सकें। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अदालती फैसले की तायीद की है और उन्होंने कहा है कि जंगी जराइम से मुताल्लिक ये सियासी फैसला नहीं है, इसका एहतराम किया जाना चाहिए, इस पर अमल किया जाना चाहिए। फिर हॉलैंड की तरफ से भी ये बयान आ गया है कि हमारे पास अगर नेतन्याहू आया तो हम उसे गिरफ्तार कर देंगे। इटली की तरफ से भी यही बयान आया है, फ्रांस की तरफ से भी यही बयान आया है, आयरलैंड ने भी यही बयान दिया है, और इसके अलावा कनाडा ने भी यही कहा है कि अगर जो है वो इस बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म उन पर आया तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने सलामती कौंसिल में गजा की जंगबंदी की करारदाद एक मरतबा फिर वीटो कर दी है, और अमेरिका पहले भी 3 बार जंगबंदी की करारदादें वीटो कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब ममालिक ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पेश की थी, जिसमें मुतालबा किया था कि गजा में गैर मशरूत फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। करारदाद के हक में 14 मुस्तकिल ममालिक ने वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने करारदाद को वीटो कर दिया। इसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में मौजूद जो फ़लस्तीन के जो तर्जुमान थे उन्होंने सब लोगों का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। फ़लस्तीन के नुमाइंदे जो कि कोशिश कर रहे थे कि शायद तमाम जो ममालिक वहाँ पर बैठे हैं उनका ज़मीर जागे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया है, और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फैसल शाह ने अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर से सवाल किया कि क्या वॉर ऑन टेरर में आपका साथ देने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए अकेले मैदान में आप छोड़ गए हैं, और अब तालिबान अमेरिका के छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। और अब ज़रा रुख करते हैं जी बरतानिया का, जहाँ पर इस वक्त शदीद सर्दी और उसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। स्कूल बंद हो चुके हैं, ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे नवीद आलम वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नवीद, बताइए इस वक्त बरतानिया में क्या सूरत हाल है? जी वैसा बरतानिया इस वक्त शदीद सर्दी की लहर में है और दर्जा हरारत -7 तक गया है। 200 के करीब स्कूलों को बंद कर दिया गया है, फ़्लाइट्स डिले हुई हैं, ट्रेन्स की जो जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल ऑन ट्रेन्स वो वहाँ पे डिस्टर्ब हुई है, कुछ कैंसिल हुई है।
लंदन की अगर हम बात करें तो लंदन में -3 तक टेम्परेचर गया है और लंदन के कुछ इलाकों में स्नो भी हुई है। बरतानवी जो मेट ऑफिस है उसके मुताबिक सर्दी की जो ये लहर है ये चंद हफ्ते मज़ीद जारी रहेगी और इसमें स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में भी कुछ इलाकों में हॉस्पिटल्स में भी उनको भी अलर्ट रहने का ऑर्डर जारी किया गया है। ज़्यादा जो बर्फ़बारी हुई है वो स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड्स हैं वहाँ में तकरीबन निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त मुअत्तल है। दूसरी तरफ वेल्स के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है इस वक्त। नॉर्दर्न एरिया के कुछ नॉर्दर्न आयरलैंड के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे भी शदीद सर्दी की लहर है। इस तरह मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकासल वहाँ पे भी रात को दर्जा हरारत -4, 5, 6 तक चला जाता है और बर्फ़बारी भी हो रही है। और इससे बचने के लिए हुकूमती जो इक़दामात हैं, हुकूमत ने ये कहा है कि शदीद अगर ज़रूरत हो तो आप घर से बाहर निकलें, कोशिश करें कि मोटरवे पे कम से कम सफ़र किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। शुक्रिया अदा करेंगे जी। नवीद आलम हमारे साथ मौजूद थे। और अब ज़रा रुख करते हैं जी अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ हालात अजीब से ही हैं। एक और तूफ़ान की जद में है अमेरिका। हमने पहले देखा कि फ्लोरिडा में मिल्टन तूफ़ान आया था और अब वॉशिंगटन में बम तूफ़ान आया हुआ है। अब ये तूफ़ान क्या है और किस तरीके से वॉशिंगटन मुतासर हुआ है, हमारे नुमाइंदे फैसल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा क्या सूरत हाल है वॉशिंगटन में? जी बिल्कुल, बम तूफान नाम का ये तेज हवाओं पर मबनी तूफान अमरीकी सरहदी रियासतों में रिपोर्ट हुआ बुध और जुमेरात के दरमियान। और इसमें बुनियादी तौर पर रियासत वाशिंगटन, ओरिजन और जनूबी कैरोलिना जो हैं ये काफ़ी मुतासर हुए और यहाँ इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 लोग हलाक हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। इस तूफान को लेकर पहले से प्रिडिक्शंस भी थी, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर ये स्टडीज सामने आ रही हैं कि जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से साइक्लोन पैदा हो रहे हैं। और अभी तक इस साल में जो 5 साइक्लोन या तूफ़ान आए उसकी बुनियादी वजह इसी अटलांटिक ओशन में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। ये भी बताया गया है अमरीकी जो महकमा मौसमियात है कि आने वाले हफ्तों में इस तरह के साइक्लोन्स मज़ीद एक्सपेक्टेड हैं। और अगेन उसकी वजह यही है, इस वक्त तक जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि 5 लाख से ज़ायद लोग बिजली से महरूम हुए। और इस तूफ़ान के असरात दारुल हुकूमत वाशिंगटन और इसके अतराफ़ी रियासतों तक महसूस किए गए, क्योंकि रियासत वाशिंगटन जो है ये कनाडा की सरहद जो है उस जानिब मौजूद है। एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन अमेरिका के वसी इलाकों तक इस तूफ़ान के असरात बज़ाहिर देखने को मिले। ताहम ये करार दिया गया है कि आने वाले क्योंकि दिनों में अमेरिका में मौसम सर्द होने जा रहा है, बर्फ़बारी होगी, तो दैट्स वाई इस दौरान जो अब तूफ़ान आएंगे उसमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो सर्द मौसम के साथ निपटना और उसमें रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन का जो मामला है वो एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर भी सामने आ सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे मौजूद थे हमारे नुमाइंदे फैसल शाह जो कि वाशिंगटन से हमें तूफ़ान के हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं ज़रा क्रिकेट के मामलात की। चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी और कहाँ होगी, कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा, इतने सारे सवालात जमा हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि उनके जवाबात अगर कंपाइल कर लिए जाए तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जवाबात मिल नहीं रहे हैं और इन जवाबात के हवाले से सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही है। अब ये इंतज़ार कब तक है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम सलाम उवैस भाई। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएंगे जो इतने सारे सवालात जमा हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहीं कोई बात जाती हुई नज़र आ रही है, कहीं से जवाबात मिलने की कोई उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है? उवैस भाई देखिए, उम्मीद किसके हक में बनती है ये देखना होगा। आप उम्मीद अगर बात करें क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो जितनी उम्मीदें बीसीसीआई को वाबस्ता होती है इतनी दुनिया के किसी मुल्क को वाबस्ता नहीं होती है आईसीसी से।
और आईसीसी के जो अब सरबराह 10 दिन के बाद बनने जा रहे हैं जय शाह, जी वो इस वक्त बीसीसीआई के सरबराह हैं और वो दुबई पहुंच गए हैं और उनकी आईसीसी के ऑफिशियल से मुलाकात है। अब आप अंदाजा करें, ऐसा लग रहा है आईसीसी से मिल रही है या बीसीसीआई से मिल रही है, क्योंकि जय शाह अभी बीसीसीआई के सदर है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर है, और 10 दिन के बाद 1 दिसंबर से वो आईसीसी के सदर हो जाएंगे, उनके सरबराह बन जाएंगे। तो गेम कोर्ट तो ऐसा लगता है एक ही है, पाकिस्तान का मुकाबला ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़े हाथी के साथ है, लेकिन कुछ चीजें पाकिस्तान के हक में है इस दफा। उनमें ये आईसीसी का इवेंट है, खेल की गवर्निंग बॉडी का इवेंट है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देती है वो ये कि सबने साइन किए हुए, पाकिस्तान को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना स्टैंड पे चला जाएगा। माजी में हमने इतना स्टैंड लिया नहीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ है, अपनी हुकूमत के कहने के ऊपर वो मुख्तलिफ फैसले करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो इस बात पे फर्म है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ क्या जोर दिया जा रहा है अब आईसीसी की तरफ से? बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आज तक हाइब्रिड पे ही कायम है, उन्होंने मना तो किया ही नहीं है, वो मना नहीं कर रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से, वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करने से मना नहीं कर रहे, उन्हें पाकिस्तान आने में एतराज है। दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान का विजिट करती हैं, अभी उनके जयशंकर साहब होकर गए, जाते हुए ऐसे हाथ हिला रहे थे कि जी मजा आ गया, क्या मेहमान नवाजी थी। लेकिन आप इस वक्त भारतीय क्रिकेट को भेजने में कोई प्रॉब्लम है, इवन के यानी कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी ब्लाइंड वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान। तो अगर जहां पे दुश्मनी का लेवल या पाकिस्तान को नीचा दिखाने का लेवल, इनके दिखाने से क्या पाकिस्तान नीचे चला जाएगा? यार मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ अफेज भाई, भाड़ में गई इंडिया की टीम। लेकिन मीडिया जिस तरीके की सर्जा जराई कर रहा है वो पाकिस्तान को किसी गिनती में नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और हम बैठ बात कर रहे हैं इंडिया नहीं आओ हमारे मुल्क में, कोई तुम्हें देखने की ना विराट कोहली को जरूरत है, ना किसी को कोई जसप्रीत बुमराह को देखने की जरूरत है। यहाँ पे बाबर बहुत है, यहाँ शाहीन बहुत है, यहाँ नसीम शाह बहुत है, यहाँ बहुत क्रिकेटर है, या बहुत इज्जत के साथ रहते हैं। वहां पे उनका मीडिया जो बकवास कर रहा होता है, पाकिस्तान फलाना मुल्क, पाकिस्तान जो है वो आज क्रिकेट की भीख मांग रहा है। अरे कई की भीख मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। आप बात करते हो बिल्कुल ऐसा ही, यकतरफा तौर पे एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान को आप यहाँ रखने की कोशिश करते हो। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जी 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 फरमाइए। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अब जब ये मामला नहीं तय हो पा रहा, भारत की तरफ से तो डिमांड ये है कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हम कहीं पर भी खेल लेंगे, पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि जी हाइब्रिड मॉडल हम नहीं मानेंगे, हमें ट्रॉफी करवानी है तो पाकिस्तान में ही करवानी है। ऐसे में अगर इंडिया के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो एक तो ये कि इसका कितना चांस है, प्रैक्टिकल सिचुएशन बताएं कि इसका कितना चांस है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो जाए, और अगर होगी तो उसमें जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं उनका रेवेन्यू जो है वो किस हद तक ऊपर नीचे हो जाएगा? उवेश भाई देखिए, 3 फरीक है अब इस मामले में, आईसीसी और बीसीसीआई एक फरीक है, मैं बिल्कुल ऐसे लेता हूं इन लोगों को। ठीक, पाकिस्तान एक फरीक है और तीसरा फरीक है ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स। वो जो तीसरा फरीक है ना, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, या पाकिस्तान माइनस हो जाए या इंडिया माइनस हो जाए। उसने जो $3 बिलियन दिए, $3 बिलियन 2027 तक के जो राइट्स खरीदे, उसमें उसने पाकिस्तान और इंडिया के मैच को एक खास फौकियत दी है। सही, आपको याद होगा जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होने जा रहा होता है, एक रिजर्व डे रख देते हैं, बिल्कुल, कि इसकी एक बॉल चाहिए, इसकी कीमत है, एक बॉल की कीमत है। जब पाकिस्तान और इंडिया को इस तरह की एज हासिल है और इस तरह वो पाकिस्तान को, मैं अगर बात कर लेता हूँ, इंडिया को मैं किसी गिनती में ही नहीं लेता यार, मैं इंडिया 5 मरतबा गया हूँ, मैंने इनके लोगों की मोहब्बतें देखी है, ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं जब से नरेंद्र मोदी साहब आए, मेरा इत्तेफाक से जाना नहीं हुआ, और मैं शायद खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। खुशकिस्मती है आपकी, बिल्कुल। मुझे वो नफरतें देखने का दिल नहीं जाता जो मैं मोहब्बतें देख कर आ रहा हूँ यार। 2005 में 16 शहर गए थे, वर्ल्ड कप कवर किया, सानिया शेख की शादी कवर की, पहला IPL कवर किया। आप यकीन माने, इंडिया के लोग इतनी मोहब्बत करने वाले, क्रिकेट से प्यार करने वाले, ये चंद लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त मैंने इंडिया के विजिट किए थे 5-6, उस वक्त
आप मेरे ख्याल है 99% इंडिया के लोग थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करते थे। शाहिद अफरीदी का क्रेज था यार, आप सोच नहीं सकते हो। मैंने अपनी आंखों से जो है वो बेहोश होते हुए देखा है वहां की खवातीन को। एक पिक्चर बन गई शाहिद खान अफरीदी के साथ और वो वहां बेहोश हो गई है। ये मैंने बिल्कुल। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का क्रेज देखा है। अब अगर ये मौजूदा हुकूमत में हो सकता है मोदी साहब के आने के बाद जो है वो 70% लोग चाहते हो क्रिकेट को, 30% जो है वो इस हिंदुत्वा हुकूमत के साथ चल रहे हो। सही। मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं वो माजी में नहीं आते थे। हाँ, अब ये तो माइंडसेट कमेंट्स उनका ऐसे- चेंज होता जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान होना था, वो शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है, उसकी डेडलाइन भी गुजर चुकी है। तो अब ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं और कब तक उम्मीद है कि ये जो शेड्यूल है उसका ऐलान हो जाए? उमेश भाई, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जय शाह पहुंच गए कल दुबई, आज उनकी आईसीसी के ऑफिशियल से मुलाकात है और इस मामले को वंस फॉर ऑल इनको सेटल करना पड़ेगा अगले 48 घंटों में। मैं तो 24 घंटे कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी एहतियात के तौर पे 48 घंटे कह रहा हूं, क्योंकि जब जय शाह की मुलाकात हो जाएगी देन एक टेलीफोनिक राब्ता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ करेंगे और वो एक ज्वाइंट कॉल होगी जिसके ऊपर इस मामले को सेटल किया जाएगा। मोहसिन नकवी अपने मामलात पे फर्म है, लेकिन उवैस भाई देखिए 24 घंटे में मामला हल हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा इंडिया के पीछे नहीं भागे। बिल्कुल। हमारी अपनी भी एक रेस्पेक्ट है। मैं आपको क्लियर बात ये कहता हूँ कि ठीक है वो भाई इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, ये सब तो आ ही रहे हैं ना। बहुत है ये, बिल्कुल। आपके मुल्क में क्या बात हो रही है? आपने 14 अरब रुपया अपने ग्राउंड्स पे लगाया है, 3 ग्राउंड्स पे। आप अपने मुल्क में क्रिकेट कराएं, अपने लोगों को दिखाएं, केन विलियमसन को खेलता हुआ दिखाएं, आप जो रूट को खेलता हुआ जी। दिखाएं। आपके पास कोई कमी नहीं है। विराट कोहली आएगा तो ही क्रिकेट होगी, या जसप्रीत बुमराह आएगा तो ही क्रिकेट होगी। और भाई खिलाओ उनको हाइब्रिड मॉडल के तहत। बिल्कुल। और वो फिर लेकिन अपने- अभी लिखवाओ आईसीसी से 2025 के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। अभी लिखवाओ आईसीसी से 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं आएगा और हमारा भी मुकाबला हाइब्रिड मॉडल के तहत करें। बिल्कुल, हमें तो भाई फिर अब उसी कोई तरीके से भूखे- ही डील करना चाहिए। बिल्कुल, हमें उसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे इंडिया डील करता है। फाइनली आखिरी चीज़ ये कि आईसीसी में कोई वोटिंग वगैरह का भी मामला होना था कि तमाम ममालिक के साथ कोई वोटिंग वगैरह करवा ली जाए और उसके बाद फिर से शायद ये जो होस्टिंग का मामला है उसको कुछ तब्दील किया जाए और हाइब्रिड मॉडल वगैरह की तरफ चले जाएँ। कुछ इस तरह की भी बात हो रही है? देखिए, अगर वोटिंग का मामला हुआ तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा उवैस भाई, दैट्स वेरी क्लियर। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अगर ये वोटिंग का मामला होता है और पाकिस्तान उस वोटिंग में हार जाता है कि हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, पाकिस्तान कहे कि मैं तो पहले से कह रहा हूं, मैंने भाई नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान ने देखे बहुत ही मोहब्बतें निभाई हैं। अब मोहसिन नकवी साहब, हमारी हुकूमत का स्टैंड बहुत ही जबरदस्त है और माजी में हम लोग जो है वो ऐसे झुकाव के साथ रहे, बिल्कुल। मोहब्बत के साथ रहे, क्रिकेट को जोड़ने के लिए रहे, दोनों ममालिक को जोड़ने के लिए रहे, तिजारत को जोड़ने के लिए रह गए। अरे भाड़ में गया यार, जो इनका खास तौर पे मीडिया बकवास कर रहा है वो यार, वो तो हमें किसी गिनती में नहीं लेता। बिल्कुल। मीडिया की ऐसी की तैसी, हमारा मीडिया बहुत साउंड है, बहुत साउंड है। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए बकवास करता है, हम भी वैसी फिर इनकी ऐसी तैसी करेंगे। और हमारा जो है वो तरीक़ाकार गुफ्तगू करने का बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 4 दिन इंडिया का मीडिया देखें, मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को, कि आप 4 दिन इंडिया का मीडिया देखें, न्यूज़ मीडिया देखें, तो आपको लगेगा कि वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और उनके यहाँ पर शोर शराबे और जज्बात और बदतमीज़ी का एक ऐसा मुजाहरा आपको देखने को मिलेगा कि अल्लाह हफीज़। की बात, सारे रंगबाज, सारे बिल्कुल ड्रामेबाज, बिल्कुल। आप वो ड्रामे कर रहे होते हैं टीवी पे आके, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना। हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। हो गया कि वो कशकोल लेके घूम रहे हैं। अमेरिका और हमारी बात है, 2 अमीर मुल्क है, वो गरीब है, और भाड़ में जाओ तुम्हें तुम्हारी तरफ देखते हैं हम। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नसीम राजपूत साहब। हमारे सेगमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म है। आपसे मज़ीद आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते रहेंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से। ये जो मामला हुआ है वो मामला क्या था कि जी पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने इंडिया के एक प्रोग्राम में शिरकत की और इंडिया का जो वो मेज़बान है, वो मेज़बान ऐसा है कि जिसने बात की कि पाकिस्तान को अगर इंडिया फ़ंड ना करे
तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कमाल बात की और उन्होंने बता दिया कि अगर इंडिया फ़ंड करता है तो फिर इंडिया अपने फ़ंड अपने पास रख ले। हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ ना खेले तो फिर क्या क्रिकेट इंडिया की बाकी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि अगर इंडिया के आपस के मैचेस होते रहेंगे तो दुनिया का कोई भी शख्स उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान होगा तब क्रिकेट का इंटरेस्ट पैदा होता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। मसाइल बहुत सारे जमा हो गए हैं और बहुत सारी जगहों के मसाइल जमा हो गए हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है मणिपुर के हवाले से। इंडिया की जो रियासत है मणिपुर, वहाँ पर जिस तरीके के फसादात चल रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रही है भारतीय हुकूमत। ये भारतीय हुकूमत के बारे में हमें क्या बता रहा है मणिपुर के साथ उसका रवैया? एक तो ये बहुत बड़ा मामला है जो कि हमने डिस्कस करना है। दूसरा फिर नेतन्याहू के भी अरेस्ट वारंट्स जारी हो गए हैं। ICC ने जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट्स जारी कर दिए हैं। अब इन अरेस्ट वारंट्स के हवाले से आगे हम क्या देख सकते हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। और फिर पाकिस्तान का भी एक मामला है कि एक शख्स की रिहाई के लिए कुछ ममालिक जो हैं उनमें करारदादें पास हो रही हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं। क्या ये मामला हम पर कुछ असरअंदाज हो सकता है या नहीं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुल्क की सियासत पर भी गहरी नज़र रखती हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि काफ़ी सारे मसाइल हैं जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं हम। और आगाज़ अगर हम इसी से करें कि ICC ने नेतन्याहू के जो अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। अब ये जो मामला है, ज़ाहिर है ये मई में अरेस्ट वारंट के लिए कहा गया था कि जी अरेस्ट वारंट जारी कर देने चाहिए। अब जाकर ये अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। बहुत बड़ी ख़बर है ये। तो मुझे ये बताइए कि इन अरेस्ट वारंट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको किस हद तक होती हुई नजर आती है? गुजारिश है जी कि जो इंटरनेशनल लॉ है या जो इंटरनेशनल लॉ के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि दे हैव नो टीथ। तो जिस तरह इनके इस वक्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जारी हुए हैं वारंट्स ऑफ अरेस्ट, बिल्कुल इसी तरह कुछ अरसे पहले जो रशियन प्रेसिडेंट हैं प्यूटिन, उनके खिलाफ भी जारी हुए थे। और उसमें ये होता है कि कुछ लोग उसका इदराक करते हैं, कुछ लोग इसका इदराक नहीं करते। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जारी हुआ है उसको फ्रांस ने इमीडिएटली वेलकम किया है और कहा है कि अगर वो फ्रांस में तशरीफ लाए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जाहिर है कि इजराइल ने उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ भी ये वारंट आया है। प्यूटिन का हमने देखा कि वो एक दो जगह गए अपने मुल्क के बाहर, लेकिन वो वारंट एक्सरसाइज नहीं हुए। एक्चुअली वारंट की इम्प्लीमेंटेशन इस तौर होती है कि जब वो ट्रैवल करें तो जो ममालिक हैं, जो ICC के मेंबर्स हैं, वो फिर उस वारंट को सर्व करके उन्हें अरेस्ट करें। तो मैं नहीं समझती कि आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर का कोई अरेस्ट देखेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। इंडोर्समेंट हुई है इस बात की कि वो जेनोसाइड में मुलव्वस हैं और किस तरह भूख को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया गया है, भूख को और स्टारवेशन को। अच्छा, अब इसमें एक और किरदार भी सामने आया। एक तरफ हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि फ्रांस ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि अगर वो फ्रांस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीदरलैंड ने भी यही बात की है, इटली ने भी यही बात की है, कनाडा ने भी यही बात की है, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसका अपना वही रवैया है, क्योंकि वो खुद एक तो ICC का सिग्नेटरी भी नहीं है और उसने ये कहा है कि जी हम तो गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें चलें, UK और कनाडा तो ठीक है उन्होंने साइन किया ICC के, वो उसमें शामिल है ICC में। अमेरिका ने क्यों साइन नहीं किया था और ये जो रवैया है अमेरिका का, ये किस तरफ लेकर जाता है फिर इस मामले को? तो अमेरिका का तो ये वतीरा तवातुर के साथ रहा है। वो किसी भी ऐसी बिलखुसूस यूरोपियन ओरिजिन की ट्रीटीज़ का या फोरम्स का सिग्नेटरी नहीं बनता जिसके तहत उसके रवैये पे कोई रोक या रुकावट आए। और आज जो कुछ इस 13 महीने की जंग में हो रहा है वो उसका तो जिम्मेदार ही अमेरिका है। ये अमेरिका की ही पुष्ट पनाही है, अमेरिका की ही वेपन्स की तरसील है।
अमेरिका का ही हर बार सीज़फायर का वीटो करना है, जिसकी वजह से इजराइल वो कुछ कर पा रहा है गजा में और अब लेबनान में, जो कि वो कर रहा है। और अब तो इजराइल ने तो जाहिर है इसको इमीडिएटली रिजेक्ट भी किया है और अभी भी वो नहीं रोक रहा है। और अब तुम सब समझे कि हमास के भी एक लीडर के खिलाफ ही आया है। जी, मोहम्मद हमास ने दैफ। कहा है हमारे पास, जी, हमास ने कहा है हमारे पास मेरे ख्याल 109 इजरायली हैं और हम उन्हें वापस नहीं करेंगे जब तक सूरत हाल ग्राउंड पे बेहतर नहीं होती है। कतर बैक ऑफ कर गया नेगोशिएशन से, क्योंकि कतर कहता है कि ना हमास सीरियस है और ना इजरायली सीरियस है। तो ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि हम एक बहुत खतरनाक केओटिक डिसऑर्डर में जी रहे हैं। एक जो ग्लोबल ऑर्डर था ना वो कोलैप्स हो गया है। इसी तरह जो सुपरमेसी ऑफ यूएस थी या जो उसका ग्लोबल लीडरशिप का रोल था वो बहुत क्रिटिकली इस वक्त चैलेंज्ड है। और जो जंग शायद गजा और इजराइल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है वो है यूक्रेन और रशिया की जंग, क्योंकि रशिया भी बहुत आर्म्ड फरीक है और यूक्रेन को तवातुर के साथ कम से कम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की आर्म कर रही है। इस हद तक कि ट्रंप ने ये कहा है कि कहीं तीसरी जंग अजीम हमारी लाइफ टाइम्स में ना हो जाए, हम उसको होता ना देखें। और जो एस्केलेट किया है यूज़ ऑफ आर्म्स रशिया ने, वो जहाँ वो ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो इस बात की अक्कास करता है। तो देखिए ये जो केओस है ये अक्रॉस द ग्लोब है। आपने इंडिया की इससे बात शुरू की, इजराइल की बात है, गजा की सूरत हाल है, लेबनान की सूरत हाल है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो बन चुका। अब देखना यह है कि क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट खुदा ना करे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। पहले रियासती और गैर रियासती अनासर के बीच में था, अब ईरान डायरेक्ट फरीक है इस जंग में। और ईरान के साथ आपको पता है इस वक्त न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। तो सबसे बड़ा खौफ ये है कि मिडल ईस्ट न्यूक्लियराइज ना हो जाए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर होगा तो फिर सऊदी अरब न्यूक्लियर होगा, क्योंकि वहाँ एक और डायनेमिक्स जो हैं वो प्ले आउट करते हैं। तो हम एक बहुत ख़तरनाक जंग की एज पे रह रहे हैं। और साथ साथ जो कॉन्फ्रंटेशन है या जो चपखलिश है वो अब चपखलिश से कहीं आगे निकल गई है या कंपटीशन से कहीं आगे निकल गई है अमेरिका और चाइना के बीच में। फिर वो प्ले आउट होती है हमारे जैसे खित्तों में, हमारे जैसे रीजन्स में। तो हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे भी आप देखिए पिछले 15 दिन में बहुत सारे हमारे फौजी टारगेट हुए हैं। बिल्कुल। पारा चिनार का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसके लिए मेरे पास तो शायद अल्फाज ही नहीं है कि मैं उसको किस तौर के बारे में बात करूं। तो मैं समझती हूँ कि हम एक बहुत ख़तरनाक दुनिया में रह रहे हैं, वेरी डेंजरस। अब इस वाक़े पर ज़ाहिर है जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन ये वाक़या अलार्मिंग इस वजह से भी है कि हमें बहुत सारे मेजर्स अब ज़्यादा प्रोएक्टिवली लेने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा जो हम बात कर रहे थे कि हमें एक ऑपरेशन क्लीनअप की तरफ जाना है, मैं आई थिंक उसकी तरफ जाना पड़ेगा। हम इंडिया की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मणिपुर की जो रियासत है इंडिया की वो कितनी सिग्निफिकेंट है। और चूँकि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जिस तरह की सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स और वो तो मौजूद हैं और तहरीकें तो काफ़ी सारी चल रही थी, एक तरफ खालिस्तानीज़ हैं, एक तरफ माओज़ हैं। अब ये मणिपुर वाली जो रियासत है यहाँ पर जो मामला हो रहा है ये कितना ज़्यादा एस्केलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये चीज़ बढ़ती जा रही है और अभी तक अब तो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने इस पर बहुत खुलकर आ गए। मेरे ख्याल सिर्फ इस पे नहीं है, कई चीज़ों पर हैं। कश्मीर के हवाले से भी वहाँ पर ये पहले गुफ्तगू हुई, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को काबू किया, फिर उन्होंने लोकसभा के तहत फेडरल गवर्नमेंट के तहत वहाँ पे अपना बंदे लगवाए और फिर इलेक्शन करके दुनिया को ये दिखाया कि कश्मीर उनके कंट्रोल में है। और इस तरह की मेरा ख्याल है कोई 72 इंसर्जेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया। और यूजुअली इंडिया जो है पहले बहुत स्विफ्टली मूव इन करता है विद अ मिलिट्री ऑप्शन, यानी कि जोर से फोर्स से इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करता है और फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाता है। मणिपुर की सूरत हाल ये है कि वो अभी तक सिर्फ अटके में हैं, समझिए फौजी सोल्यूशन पे, फोर्स के इस्तेमाल पर। और इसी तरह जो खालिस्तान की सूरत हाल है वो
ग्लोबल बन गई है अब इस वक्त, चाहे यूके हो, चाहे कनाडा हो, चाहे द यूनाइटेड स्टेट्स हो, खालिस्तान के लिए रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इंडिया इस बात में कामयाब रहा है कि वो इन इंसर्जेंसीज को इस लेवल तक एस्केलेट नहीं होने देता कि स्प्लिट अप हो रियासत का। और क्योंकि इंडिया ने माशी तौर पे बहुत तरक्की की है और इस माशी तरक्की को उसने जोड़ा है वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट से और फिर अपने आप को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पर वो सामने लाया है, जहां वो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है और बड़ी ताकतों से कहलवाता है, तो उसकी उस तरह से समझिए एक वहाँ पे पुष्ट बन्हाई भी होती है और लबकुशाई भी नहीं होती इस बात के हवाले से। मतलब मेरे यहाँ पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के हवाले से चमचा गिरने पर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खतूत लिख देते हैं, लेकिन जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हुई, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई, जो गुजरात में हुआ, जो इस वक्त तवातुर के साथ मोदी की समझिए सरपरस्ती में अक़लियतों के साथ इंडिया में होता है, जिसमें आपने जिक्र किया वो भी शामिल है, वहाँ से उस तरह की वेस्टर्न समझिए स्टिक ऑन द हैंड नहीं आता, वो कोई रोक नहीं आती, कोई लिप सर्विस होती है, एक लेटर आ गया, एक यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ हो गया, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसके तहत वाकई इंडिया जो है ऐसा कुछ करने से रुके, वो नहीं होता। मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगी जिसमें अपनी बात भी आपसे ख़त्म करूंगी। कोई 900% सैंक्शंस में इजाफा किया हुआ है अमेरिका की जब से ये क्योटिक सूरत हाल हुई है। बेलारूस पे सैंक्शंस, रशिया पे सैंक्शंस, चाइना पे सैंक्शंस, पाकिस्तान पे सैंक्शंस, मतलब आप मुल्क का नाम लीजिए और उस पर अमेरिकन सैंक्शंस हैं, लेकिन शायद इंडिया पे उस तौर नहीं है। और इंडिया के साथ उनकी कन्वर्जेंस भी है, पुष्टपनाही भी है, और जो कुछ इंडिया में होता है उस हवाले से लबकुशाई भी नहीं होती। फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में भी जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ख़त लिखा अपनी हुकूमत को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, यूके के भी 20 MPs ने ख़त लिख दिया। ये जो ख़त तो किताबत हमारे बारे में होती है कि जी हमारे यहाँ पर जो है वो कैद करके रखा हुआ है बानी PTI को, और शायद उनको जो है वो उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स जो है उनके हवाले से ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये ख़त तो किताबत जो है ये कितनी अहमियत रखती है और इसका हम पर क्या कोई इम्पैक्ट हो सकता है, और क्या हम इसको हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं कहेंगे? देखिए, आप कह लीजिए मुदाखलत, लेकिन क्योंकि आप माशी तौर पे कमज़ोर हैं जी, और आपके मुल्क में कई एजेंडे जो हैं वो लोग अपने परसू कर रहे होते हैं, और ये बात भी सही है कि अगर इंडिया को कोई कुछ कहता नहीं तो उसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रहा। हाँ, वो कश्मीरियों के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। तो अगर ये खत लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये बात तो तय है ना कि इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी मसाइल हैं, पाकिस्तान पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी मसाइल हैं, और डिसअपीयरेंसेस भी हैं, और बानी के हवाले से भी बहुत सीरियस सवालात भी हैं जो हम नहीं एड्रेस कर पा रहे, और वो अब हमारे मुल्क की बका को तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुल्क की प्रोग्रेस को ज़रूर नुकसान पहुँचा रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने अगर आपको इस्लामाबाद कंटेनर लगा के बंद करना पड़े तो फिर कोई मसला है और उसको हल करने की ज़रूरत है। मैं कल रात इस्लामाबाद से वापस आई हूँ, आपकी सोच है वहाँ कितना कंटेनर खड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि खतूत की बेशक अहमियत नहीं है, और अब तो अमेरिका मॉरल हाई ग्राउंड गजा की वजह से और भी डाइल्यूट हो गया है, लेकिन ये कहकर के खत ना लिखने चाहिए और फिर कुछ ना करें उस सूरत हाल के हवाले से जो आपके मुल्क में है, तो ये भी कुछ मुनासिब बात नहीं है। डिसअपीयरेंसेस हैं आपके अंदर, मुल्क के अंदर। लेकिन इन खतों का कोई इम्पैक्ट होगा हमारी हुकूमत पर? जी, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतें इस किस्म के प्रेशर सस्टेन कर जा पाती हैं। जो प्रेशर हुकूमतें नहीं सस्टेन कर पाती वो इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, बिलखुसूस अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अपनी माशी बका के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात हो रही थी कुछ बैनुल अक़वामी और कुछ मुकामी यानी पाकिस्तानी मामलात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। यह है वर्ल्ड वाइज। अल्लाह हाफ़िज़।